चलो स्टार्ट कर दें। चलो तो आज देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। जरा मुझे बताओ स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कौन कर रहा है स्पर्म का फॉर्मेशन है? अच्छा, स्पर्म का फॉर्मेशन जर्म सेल्स कर रहे हैं। हाँ हाँ, स्पर्मेटोगोनिया तो बनेगा, जर्म सेल्स जो है ना। देखो बताता हूं कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में ना हम लोग दो स्टेप पढ़ते हैं ना, यहां लिखता हूं स्टेप नंबर फर्स्ट, दो स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहली स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। देखो सबसे पहली स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। घबराओ मत, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होता है, अकर्स इन सेमिनिफेरस, हाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। कंफ्यूज मत होना, अब सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे। देखो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड स्टेप वन है, इसके अंदर तीन स्टेप्स आती हैं। स्टेप नंबर वन मल्टीप्लीकेशन स्टेप, मल्टीप्लीकेशन स्टेप। सेकंड आती है इसका ग्रोथ फेज, है ना, ग्रोथ फेज। अच्छा देखो थर्ड स्टेप जो आती है वो आती है आपकी मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहली स्टेप थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के अंदर तीन स्टेप आएंगी, मल्टीप्लीकेशन स्टेप आएगी, ग्रोथ फेज आएगा और मैच्योरेशन फेज आएगा ना। अब ये तीनों स्टेप बताऊंगा, उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टेप नंबर सेकंड को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड से, हाँ स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्म, यानी स्पर्मेटिड तो फर्स्ट स्टेप में बन गए। अब सेकंड स्टेप में स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बनेगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, स्पर्मियोजेनेसिस। देखो यहाँ पे एक प्रोसेस और होता है ना, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है लेकिन वो आपको इससे रिलेटेड टर्म है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। उस टर्म को हम लोग बोलते हैं बेटा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन है ना। कोई मुझे बताएगा क्या होता है स्पर्मिएशन? हाँ, रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स। तो अब आपके पास तीन प्रोसेस हो गए, एक तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हो गया स्पर्मियोजेनेसिस और एक हो गया स्पर्मिएशन। अब एग्जामिनर इन तीनों में ही आपको कंफ्यूज करेगा, उसको पता है तीनों टर्म है, तीनों स्पर्म से ही रिलेटेड आ रही है, यानी तीनों में आगे का वर्ड स्पर्म ही आ रहा है, तो वो आपको यहाँ कंफ्यूज कर देगा। तो कोई भी अगर आपको बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के प्रोसेस को क्या बोलते हैं तो आप बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई बोलेगा कोई बोलेगा स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलोगे, स्पर्मियोजेनेसिस। और रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। बोलो क्लियर है, कोई डाउट है, कर लोगे? चलो आगे बढ़े। चलो देखो देखते हैं कैसे होता है ये प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होता है उसको देखते हैं। देखो यहां पर
ये आपकी लेयर है जर्म सेल की, है ना। ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है, बोलो सबको दिख रही है। हाँ, जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होता है, जर्म सेल्स होती है। जर्मिनल एपिथेलियम ही क्या मतलब ही क्या है, जर्म सेल्स, है ना। इनमें इस बार न्यूक्लियस बना देते हैं, पिछली बार नहीं बनाया था। ये लो न्यूक्लियस बनके तैयार। ये कौन सी सेल है, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, है ना। और जर्म सेल। अब होगा क्या, सबसे पहले आ रहा है मल्टीप्लीकेशन स्टेप, यानी मल्टीप्लीकेशन फेज। जैसे ही सबसे पहले आ रहा है आपका मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज, तो मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या हो रहा है, ये जो एक सेल है जर्मिनल एपिथेलियम, देखो याद रखना ये 2n होती है, 2n का मतलब डिप्लॉइड, है ना। ये क्या होती है 2n, 2n का मतलब कैसी होती है, डिप्लॉइड। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है माइटोसिस। क्या हो रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, और माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। जैसे ही इसमें माइटोसिस हुआ, तो माइटोसिस क्या करता है, एक से दो बनाता है। तो एक सेल से कितनी सेल बनी, दो सेल बन गई, है ना। यहां बना देते हैं, एक से बनी दो, पता चला। लेकिन अभी एक और माइटोसिस होगा, और एक और माइटोसिस होकर के दो से कितनी बन जाएंगी, चार। तो ये दो और इनके दो, देखो ये रहे, है ना। हाँ, तो ये हो गए। यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी माइटोसिस हो रहा है, बोलो पता चला। अब होगा क्या, ये जो आपके सेल्स बनी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। दीज आर स्पर्मेटोगोनिया। तो पता पड़ा स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, ये है स्पर्मेटोगोनिया। अब ये भी, ये चारों के चारों कौन है, स्पर्मेटोगोनिया। इनको बोलते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। क्यों बोलेंगे अभी बता रहा हूं। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, एंड दीज आर टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। तो ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। अब टाइप ए स्पर्मेटो, देखो आधी सेल्स जो है ना, यानी जब यहाँ पे डिवीजन हो रहा था, तो आधी सेल जो है ना वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी, आधी सेल्स, है ना। एक चीज और बताऊं आपको, स्पर्मेटिड कंप्लीटली कन्वर्ट होता है स्पर्म में इन 74 डेज। 74 डेज लगते हैं, है ना। यानी इतनी इजिली स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है ना, बहुत टाइम उसको लगता है। ठीक है, अब देखो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, इन्हीं को हम बोलते, ये कन्वर्ट हो जाती है, यानी इनको ही हम बोल देते हैं स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स। ठीक है, और टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है उसको समझो। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है कि फर्दर स्पर्मेटोगोनिया बनाते रहे बस, यानी ये क्या करेगा, बस स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, फर्दर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, यानी ये बस लगातार क्या करते रहेंगे, बस स्पर्मेटोगोनिया बनाते रहेंगे। बोलो क्लियर है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर बना दे मिटा के हल्का सा, ताकि ऊपर मिटा के बनाने से ये होगा कि हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ आ जाएगा, नहीं तो फिर इतनी जगह नहीं मिल पाएगी अपने को, है ना। तो थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा, ज्यादा बड़ी सेल बन गई। यहां बना रहे हैं, देखो ये रहा, माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस से दो सेल्स बनी जिनको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, है ना। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। और इनको हम बोलते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। यहां तक क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज द फर्स्ट फेज।
अब तक यहां तक पहला फेज चल रहा है, अब यहां से स्टार्ट होगा सेकंड फेज, यानी फेज सेकंड, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, देखो ग्रोथ फेज में क्या होगा बच्चों, ग्रोथ फेज में ये जो आपके स्पर्मेटोगोनिया है ना, इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो न्यूट्रिशन कौन दे रहे हैं, नहीं सर्टोली सेल नहीं दे रहे, अभी ये अपने जर्म सेल्स की न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दैट मींस जर्म सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही हैं अभी, सर्टोली सेल नहीं, याद रखना। तो साइज ग्रोथ हो रही है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं किससे, जर्म सेल से, पता चला। हाँ, यानी जर्मिनल एपिथेलियम कुछ न्यूट्रिशन भेज रही है, जो इसको मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने साइज को बढ़ा रहा है। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, साइज इंक्रीजेस, सिर्फ साइज इंक्रीज होगा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके। दिस इज द सेकंड फेज। थर्ड फेज इज मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, यहां पर अब आ गया सी, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, अब यहां पे होता है मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस, यहां लिख दूं मियोसिस, वो भी हो रहा है मियोसिस फर्स्ट, क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट देखो अब तक जो प्लॉइडी नंबर है कितना है, 2n है, यानी अब तक इक्वेशनल डिवीजन हो रहा था और ग्रोथ हो रही थी। अब क्या हो रहा है, अब रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, है ना। और अब प्लॉइडी नंबर 2n से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी प्लॉइडी नंबर कितना हो गया, n हो गया। अच्छा एक चीज और सुनो, ये जो ग्रोथ फेज में जो आपका स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। तो ये क्या है, ये बेटा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है ग्रोथ फेज के बाद। बोलो क्लियर है। अब देखो अब मियोसिस हो रहा है, और एक मियोसिस हुआ, और अब इसकी प्लॉइडी नंबर कितना हो गया, n। अब क्या होगा, सेकंड मियोसिस होगा, और अब भी प्लॉइडी नंबर कितना है, n ही है। और देखो एक से कितने बन गए, 4, बोलो दिख रहा है, प्लॉइडी नंबर n, प्लॉइडी नंबर n, एक से बन गए 4। अब ये जो बने हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटिड। तो अब क्या बने हैं, स्पर्मेटिड। दैट मींस जर्म सेल में सबसे पहले क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुआ, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होने के बाद वहां पर स्पर्मेटोगोनिया बने, स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ हुई और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में रिडक्शनल डिवीजन हुआ, और अब क्या बन गए, स्पर्मेटिड बन गए। और अब इसके आगे जगह नहीं है तो मैं यहां बता दूं, देखो आपके 4 आपको मिल रहे हैं स्पर्मेटिड, दीज आर 4 स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड में होगा स्पर्मियोजेनेसिस, क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस, है ना, क्या हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद अब ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, अब ये कन्वर्ट हो रहे हैं स्पर्म में, अब ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, स्पर्म में। तो ये क्या है, ये स्पर्म, बोलो पता चला। तो ऑर्डर पूछा जाता है कई बार, एग्जामिनर को पता है, बहुत चालाक है, एग्जाम पूछ लेगा, बताओ जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया। आफ्टर दैट क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड, देन क्या बनेंगे, स्पर्म। और हाँ बोलो, सेकेंडरी oocyte जो है ना वो फीमेल में बनता है, oogenesis में, oocyte तो oogenesis में बनेगा ना, सेकेंड कौन सा सेकेंडरी, अरे स्पर्मेटिड को ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, तो वही क्या है, स्पर्मेटिड, है ना, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। या आप बोल दो सर ये प्राइमरी था, पहला डिवीजन होकर के सेकेंडरी बन गया एंड देन स्पर्म बन गया, ठीक है। और स्पर्म से क्या, ओ स्पर्मेटिड बन गया, है ना, स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्म बन गया। बोलो क्लियर है, आसान है। चलो अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या करनी है अपने को, ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है ना, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि ये कैसे हो रहा है, 74 डेज ऐसे थोड़ी लग रहा है। तो इसमें सारी चीजें पढ़ेंगे अभी कैसे कैसे हो रहा है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, देन अपन लोग फिर उसके सारी स्टेप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो कर लो नोट। तो चलो देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहला चेंज क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। देखो ये था आपका स्पर्मेटिड, क्या था आपका स्पर्मेटिड, है ना। और स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो स्पर्म ऐसे, दिस इज द स्पर्म। अब स्पर्मेटिड में क्या हो रहा है, अब कंडेंसेशन हो रहा है, यानी स्पर्मेटिड कंडेंस होगा, पास आएगा, श्रिंक होगा, है ना। अभी साइज में बहुत बड़ा है, देखो कितना छोटा हो गया ना। तो स्पर्मेटिड श्रिंक होगा। जब ये श्रिंक होगा तो क्या करेगा, ये लूज करेगा एमआरएनए को। किसको लूज कर रहा है, एमआरएनए को। साथ में इसके अंदर कुछ एसिडिक प्रोटीन्स थे, ये उनको भी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो एसिडिक प्रोटीन को भी क्या करेगा, लूज करेगा, है ना। फिर इसका मतलब जो कंडेंस्ड न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या बचेगा, सिर्फ डीएनए बचेगा और साथ में बेसिक प्रोटीन्स बचेंगे। जरा बताओ क्या बेसिक प्रोटीन्स में हमने हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़े थे, तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका मतलब कंडेंसेशन में सिर्फ डीएनए बचेगा और बेसिक प्रोटीन बचेंगे। बेसिक प्रोटीन क्यों बच रहे हैं, वो डीएनए को आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। क्या नाम था उसका स्ट्रक्चर का, सर्कुलर स्ट्रक्चर था, स्फेरिकल, उसके चारों तरफ डीएनए रैप था, न्यूक्लियोसोम। तो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बेसिक प्रोटीन क्या कर रहे हैं, डीएनए को रैप करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप, न्यूक्लियस बिकम्स पॉइंटेड एंटीरियरली। देखो ये वाला पार्ट कैसा हो रहा है, पॉइंटेड हो रहा है। एंटीरियरली का मतलब आगे से, तो ये पार्ट आगे से कैसा होता जा रहा है, पॉइंटेड होता जा रहा है ना, ठीक है। कैसा हो गया, ओवल शेप हो गया। ओवल मतलब अंडे जैसा शेप हो गया, है ना। फ्लैट है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में फ्लैट होता है ना। थर्ड, गोल्जी बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो गोल्जी बॉडी क्या होता है, यहाँ पर गोल्जी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक बिगर पार्ट और एक स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या है, गोल्जी रेस्ट बनाता है, छोटा सा पार्ट होता है एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। मेन रोल किसका है, बिगर पार्ट का। बिगर पार्ट क्या बनाता है, एक्रोसोम बनाता है। ये जो आगे का पार्ट है ना, ये वाला, ये एक्रोसोम है। और एक्रोसोम का काम क्या होता है, ये रिलीज करता है, नहीं, ये रिलीज करेगा स्पर्म लाइसिन को। किसको रिलीज करता है, स्पर्म लाइसिन को। और स्पर्म लाइसिन क्या करेगा, अब ये डीजनरेट करेगा ओवम की सारी वॉल्स को, लेयर्स को, है ना। तो क्या करेगा, डीजनरेट। स्पर्म लाइसिन क्या करता है, डीजनरेट ओवम लेयर्स, है ना। ओवम की लेयर्स को क्या करेगा, डीजनरेट करेगा, है ना। इसलिए स्पर्म लाइसिन यानी एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्रोसोम नहीं होगा तो स्पर्म लाइसिन रिलीज नहीं होगा, और स्पर्म लाइसिन रिलीज नहीं हुआ तो ये जो आपने ओवम बनाया था, जिसके चारों तरफ ऐसे लेयर्स थी, इसके चारों तरफ लेयर्स थी, जोना, पेलुसिडा, कोरोना, रेडिएटा, तो उन लेयर को कौन डीजनरेट कर रहा है, स्पर्म लाइसिन ही तो डीजनरेट कर रहा है। तो स्पर्म लाइसिन क्या करेगा, उनको डीजनरेट करेगा। अगर एक्रोसोम नहीं हुआ तो अब इसका मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा। बोलो समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरा स्पर्म एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म, देखो स्पर्मेटिड का जितना भी श्रिंक हो गया ना, कंडेंस हो गया, तो जो थोड़ा बहुत जो साइटोप्लाज्म बचेगा ना, वो कहां बचेगा, वो बचेगा स्पर्म की पूंछ में। क्या बचेगा, स्पर्म की पूंछ में, टेल में। दैट मींस साइटोप्लाज्म कहां पे प्रेजेंट है, ओनली इन टेल पार्ट। टेल पार्ट या टेल रीजन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। पता चला। माइटोकॉन्ड्रिया, सबको पता है अगर स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्या स्पर्म मूव कर पाएंगे, तो स्पर्म की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को एक नया नाम दे दिया गया, नेवरकर्न, है ना। तो नेवरकर्न क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का नया नाम है। कोई कंफ्यूज मत होना कि ये क्या चीज आ गई। तो यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि स्पर्म की मोटिलिटी के लिए
एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, नेबर कर्न लिखेगा। तो नेबर कर्न जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। बोलो पता चला, चलो नोट कर लो, ठीक है। चलो तो अब बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। फटाफट से स्पर्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। देखो जरा मुझे बताओ, ह्यूमन बीइंग में जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, मोटाइल होता है कि नहीं, मोटाइल है तो इसका मतलब फ्लैजिला भी होगा, फ्लैजिलेटेड होता है ना। हाँ, टेल में, टेल वाला जो पार्ट है ना उसको फ्लैजिला ही बोलते हैं, ठीक है, वो फ्लैजिलेटेड पार्ट है ना। हाँ, तो कंफ्यूज मत होना। चलो स्ट्रक्चर बनाए, देखो स्पर्म जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। किस किस पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले हेड, देन नेक, नेक हो गई है ना, देन मिडल बॉडी एंड देन टेल, यानी एक तरह की जलपरी की तरह, है ना। हाँ, सिर है, गला है, मिडिल पार्ट है, फिर पूंछ है ना। हाँ तो हाँ, तो एक तरह की जलपरी तो हो गया। ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, वर्टिकल बनाऊं, चलो वर्टिकल बनाते हैं। देखो भाई, राइट, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, तो मैं कोशिश करता हूं बनाने की। थोड़ा बहुत तुम लोग समझने की एक्टिंग करना, है ना, ताकि हम लोग इसको मुझे देखने दो यार, कहीं गड़बड़ हो रही है, इतनी गंदी ड्राइंग भी नहीं है। सही है ना ललित, सही है ना यार। हाँ, अब तो टेल आ गई, पूंछ आ गई, पूंछ को थोड़ा घुमा के ऐसे बना देते हैं, है ना। हाँ ठीक है ना, छिपकली जैसी लग रही है ना। हाँ, है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो ये जो है, ये सबसे ऊपर की, ये जो है ना, ये पूरी की पूरी एक लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर, ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखो यहां पर इस तरह से एक लेयर और होती है जो डिसकंटिन्यूअस होती है ना, कंटिन्यूअस नहीं है बेटा, डिसकंटिन्यूअस लेयर है ना। डिसकंटिन्यूअस लेयर है, दिख रही है सबको डिसकंटिन्यूअस लेयर। हाँ, इस डिसकंटिन्यूअस लेयर को हम लोग बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस लेयर के गेलिया। क्या बोलेंगे, गेलिया, है ना। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसके नीचे ये जो पार्ट यहां नीचे आ गया इसको बोलते हैं मैनकेट। क्या बोलते हैं, मैनकेट, ठीक है। अब गेलिया के नीचे प्रेजेंट होता है कौन, एक्रोसोम। कौन प्रेजेंट है, दिस इज एक्रोसोम। क्या है ये, एक्रोसोम। एक्रोसोम का क्या काम होता है, हाँ, प्रोड्यूस करेगा स्पर्म लाइसेन। बोलो दिख रहा है। इसके बाद यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, और क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर ही बेसिक प्रोटीन एंड डीएनए प्रेजेंट होता है। बोलो समझ आया। यहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ये क्या है, सेंट्रियोल। अब ये 2 सेंट्रियोल है, एक तो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, अभी बताऊंगा क्या करता है, और एक है डिस्टल सेंट्रियोल। एक हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। अब देखो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है ना, वो जाइगोटिक डिवीजन में है ना, यानी हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स, ये
प्रोक्सियल सेंट्रियोल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्पिंडल, हिंदी में तरकू, तंतु, तंतु है ना, स्पिंडल फॉर्मेशन इन फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। यानी फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन में ये क्या करता है, स्पिंडल फॉर्मे। जाइगोटिक डिवीजन में क्या होगा, मियोसिस माइटोसिस। जाइगोटिक डिवीजन में क्या होगा, कब बनता था जाइगोट, हाँ माइटोसिस होगा, जाइगोट कब बनता था, गैमेट के फ्यूजन के बाद क्या बनता था, जाइगोट ना, है ना, जाइगोट बनता था, जाइगोट से तो एम्ब्रियो बनेगा। अरे क्या कर रहे हो भाई। तो इसका मतलब जब स्पर्म एंटर कर रहा है ना, तो उसमें न्यूक्लियस के साथ साथ देखो एक्रोसोम तो खत्म हो जाएगा, स्पर्म लाइसिन को रिलीज करेगा, खत्म। तो अब एग के अंदर कौन जा रहा है, न्यूक्लियस जा रहा है और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। अब फ्यूजन हुई, अब जब जाइगोट बना तो अब जाइगोट से क्या बन रहा है, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, देन एम्ब्रियो। तो वहां पे जो स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ये क्या था, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, ये आपका बनाता है एक्सियल फिलामेंट। क्या करेगा, फॉर्म्स, हाँ फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या है एक्सियल फिलामेंट, देखो इस तरह के ये फिलामेंट्स जो है ना, ये यहां से ये फिलामेंट्स यहां आ रहे हैं, है ना, टेल तक पहुंच रहे हैं, देखो ये निकल रहे हैं बाहर, दिख रहा है। तो ये एक्सियल फिलामेंट ही क्या कर रहा है, अब मोटिलिटी में हेल्प कर रहे हैं, बोलो दिख रहा है। तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या कर रहा है, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। बोलो क्या ये बात सबको आई, सबको पता चली, अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट ऊपर से यहां देखना, ये हेड है, उसके बाद ये इतना पार्ट क्या है, नेक, है ना। इसके बाद का जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये क्या है, मिडल पार्ट, मिडल पार्ट। और इसके बाद का पार्ट, ये तो सबको पता है, ये क्या है, पूंछ, है ना, पूंछ ही लिख देता मैं अभी, है ना, हाँ ये क्या है, ये टेल है ना, तो ये टेल पार्ट है। अभी इसमें एक चीज और रह गई, कौन, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारा जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो स्पाइरली अरेंज होता है। कैसे अरेंज होता है, स्पाइरली। इसलिए इसका नाम बदल के हमने क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रखा, हाँ NEBERNKERN, नेबर कर्न, ठीक है। तो क्या रखा, नेबर कर्न नाम रख दिया। बोलो पता चला। अच्छा जरा बताओ, टेल पार्ट में, सिर्फ टेल पार्ट में कौन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, ये प्रेजेंट लिखा है ना इन टेल। तो टेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो पता पड़ा कैसा होता है आपका ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर। बोलो अरे बोलो, कर लोगे, आसान है, कोई डाउट। तो ये हुआ हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस समाप्त। कल हम स्टार्ट करेंगे oogenesis, है ना, तो आप लोग नोट कर लो।